गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो इविल गॉड बस बेबोशान के सामने फालतू की बकवास झाड़े जा रहा था, जिसे सुन के बेबोशान का दिमाग पक चुका था। बेबोशान उसे पूरा अननॉय लुक से देखता है कि इसकी बकवास कब बंद होगी। इतना तो कोई लड़की भी अपनी खुद की तारीफ नहीं करती है जितना तो ये कर रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ बकवास बकवास बोले जा रहा है। वो पीछे खड़े हुए एक गुंडे से कहता है, क्या मुझे एक चेयर मिलेगी, क्योंकि खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए, पर इसका मुंह नहीं दिखा है कि चुप हो ही नहीं रहा है। पे वो अल्फाज अब उसे चेयर ला कर देते थे। बेबोशान मस्त बैठ जाता है और वो इविल गॉड अभी भी अपनी बकवास झाड़ रहा था। बेबोशान को उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपना फ़ोन निकाल के गेम खेलने बैठ गया था। बड़े मज़े से वो शांति से गेम खेल रहा था और वहाँ पे इविल गॉड अब नोटिस करता है कि विंग तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जो वो इतनी देर से कह रहा है। गुस्से में बेबोशान का मोबाइल ही फोड़ देता है। विंग कहता है, यू स्टूपिड, तुम जानते भी हो तुमसे ज़्यादा कीमती था, तुम्हारी सारी ज़िंदगी भी चली जाएगी पर तुम मेरा फ़ोन नहीं दे पाओगे। वहाँ पे उसके अंदर इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें थी। वहाँ पे वो इविल गॉड कहता है, ऐसा भी क्या था तुम्हारे फ़ोन में। वहाँ पे वो कहता है, तुम बाबा आदम के ज़माने के इंसान, तुम फ़ोन के बारे में जानते भी क्या हो, खुद तो इतने सालों से मूर्ति के अंदर थे, अब बाहर आए हो तो अपनी बढ़ाई पे बढ़ाई बकवास कर ही जा रहे हो और इतनी महंगी चीज़ तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज़ है या फिर नहीं है, या फिर वही मूर्ति के अंदर जमा के तोड़ डाली। वो इविल गॉड कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। बेबोशान कहता है, सॉरी, फालतू लोगों के जानने का टाइम मेरे पास है नहीं, पर तुम जानते हो कि मेरा फ़ोन कितना कीमती था, वो कितना महंगा था। अब इविल गॉड कहता है, ऐसा भी कितना महंगा था, 9308 इसकी टोटल प्राइस है। और मालूम है ये ओप्पो का रेनो 3 का लिमिटेड एडिशन था। तुमने मेरा फ़ोन बर्बाद कर दिया, यू स्टूपिड जर्क। वो इविल गॉड अब कुछ चांदी के सिक्के जो बिल्कुल नाव की तरह दिखते थे वो बेबोशान के सामने रख देता है एक, और कहता है, इतने में ऐसा 100 फ़ोन आ जाएंगे। बेबोशान कहता है, क्यों दुकान वाला तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है जो 100 फ़ोन आएंगे, इसमें से एक भी नहीं आएगा, और तुम भूल गए हो कि आजकल ये करेंसी नहीं चलती। और उसे एक नोट दिखाता है, कहता है, ये करेंसी चलती है। तुम बाबा आदम के ज़माने के ओल्ड फॉक्स कहेंगे, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कौन सी जगह पे हो। वहाँ पे वैनचाओ, वैन रूहान और जिन कोंगा बहुत शेमफुल फील कर रहे थे कि उनके मास्टर को क्या इस मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें शायद उन्हें बता देना चाहिए था। बहुत गुस्से में था कि भौंको, तुम्हें क्या भौंकना था। इविल गॉड कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। बेबोशान कहता है, ये बात तुम मुझसे 3 से 4 बार कह चुके हो। आई थिंक कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर ना हूँ। तुम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हो जो मुझसे बार बार पूछ रहे हो। अरे मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, क्यों बार बार मेरा बोल बोल के दिमाग खराब कर रहे हो। कहाँ से पकड़ के लाए थे यार तुम लोग इसको। यहाँ पे बेबोशान वैनचाओ, वैन रूहान और जिन कोंगा से पूछता है, क्या तुम्हें मास्टर बनाने के लिए भी यही पागल और फालतू को भूतनी का इंसान मिला था, कोई और मिल नहीं रहा था क्या। अब बेबोशान की बात सुन के वो लोग एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। बेबोशान कहता है, नाम क्या है। वहाँ पे इविल गॉड कहता है, मेरा नाम वैन रू है। वहाँ पे बेबोशान कहता है, तो इतनी सी चीज़ बताने के लिए तुमने मेरा दिमाग क्यों खा के रखा था। बेबोशान का बहुत गुस्सा आ चुका था। वो उसके मुंह पे एक पंच धर देता है और बेबोशान की किक बहुत ज़ोर से वैन रू के अंडों को तबाह कर देती है। वहाँ पे उसकी चीख से मालूम चल जाता है कि अंडे बहुत बुरी तरीके से फूट चुके हैं। वैन रू फ्लोर पर पड़ा था और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के बहुत तेज से चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेबोशान कहता है, देखो तो छोड़ूंगा मैं नहीं, कब से बकवास कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। बेबोशान वहाँ पे अपनी पावर से वैन रू को उठा लेता है और उसे हवा में उसका गला पकड़ चुका था और चारों तरफ से उसके हाथ पैर उसके पावर से टाई कर देते। बेबोशान अब वापस चेयर पर बैठ जाता है और उसमें से एक गुंडे को कहता है, यू आगे आओ। वो आगे आता है और कहता है, यस बॉस। उन गुंडों ने तो बेबोशान को अपना बॉस भी मान लिया था। अब बेबोशान कहता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ प्लीज़, थोड़ी जल्दी लेकर आना। वहाँ पे अब बेबोशान सामने वैनचाओ, वैन रूहान और जिन कोंगा को देखने लगता है। कोंगा अपने पीछे 2 चाकू को पकड़े हुआ था और बेबोशान की तरफ फेंक देता है। बेबोशान तक पहुँचते उससे पहले बेबोशान से एक चुटकी बजाते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं। बेबोशान कहता है, ये बच्चों की ट्रिक्स तुम कब तक यूज़ करने वाले हो। वहाँ पे वैनचाओ और वैन रूहान अब गन्स निकाल लेते हैं और कहते हैं, शायद तुम भूल गए हो कि हम लोग पावर्स के साथ साथ बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबोशान कहता है, सिवाय तुम्हारा दिमाग को छोड़ के, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लिए होना भी तो चाहिए ना। वो लोग उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं, बेबोशान के ऊपर गन से फायरिंग करने लगते हैं। उसके बाद जब गन में बुलेट ख़त्म हो जाती है
तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके विभूषण पे हमला करने लगते हैं, बट एक भी अटैक विभूषण को नहीं लगता है। अब अपनी स्वॉर्ड्स को समन करते हैं और विभूषण पे वो तीनों एक साथ अटैक करने लगते हैं। विभूषण वहाँ से बैठे बैठे बस एक से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हुए जा रहा था और वो लोग जहाँ भी जाते वो उसके अपोजिट साइड जा रहा था। विभूषण वो अपनी चेयर हवा में कर लेता है जहाँ पे वो वेनरू था। विभूषण उससे कह रहा था, कितने स्टूपिड लोगों को तुमने अपना स्टूडेंट बनाया, स्टूपिड टीचर स्टूपिड स्टूडेंट्स। ऐसा लगता है पूरे मेंटल्स की टोली तुम ही इकट्ठा कर रहे थे। विभूषण उनकी पागलपंती देख रहा था कि वो इधर से उधर अभी भी अटैक करे ही जा रहे हैं, ये भी नहीं नोटिस कर रहे कि वहाँ पे विभूषण है ही नहीं। विभूषण एक सीढ़ी मारता है, वो लोग अब ऊपर देखते हैं। वही कहता है, ओ बेवकूफ़ो, मैं ऊपर हूँ, नीचे कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो। विभूषण कहता है, तुम बेवकूफ़ों को तो मुझे मारने का भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकता हूँ, तुमने मुझे हर्ट किया, वो चलता क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ कर देता, बट तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया तो ये कभी नहीं चलेगा। और विभूषण ऐसा कह के उन तीनों को भी अपने मास्टर के पास उल्टा लटका देता है। मास्टर सीधे और वो लोग उल्टे, क्योंकि उल्टे दिमाग के लोगों को सीधा रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। विभूषण अब नीचे से आग लगा देता है। वो आग मैजिकल थी और वो बहुत ज़्यादा ही हीटेड थी, मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। विभूषण उन्हें बहुत ज़्यादा आगे करीब कर चुका था। वहाँ पे वेनजाओ, वेनहुआ और जिनगोंग्या उसे जान की भीख मांग रहे थे वो उन्हें छोड़ दे। वो लोग विभूषण को अपना मास्टर मान लेंगे। विभूषण कहता है कि तुम अपने खुद के मास्टर के नहीं हुए, मेरे क्या हो गए। अच्छा, एक चांस देता हूँ, तुम तीनों में से जो कोई भी अपने मास्टर को मार देगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। वहाँ पे इतना कह के विभूषण उन्हें फ्री कर देता है और उनके मास्टर की तरफ उनके स्वार्ड्स फेंक के देता है। विभूषण ने अब वेनरू को भी फ्री कर दिया था। यहाँ पे मास्टर और स्टूडेंट्स की फाइट चालू हो जाती, वो दोनों लड़ रहे थे और विभूषण की कॉफ़ी आ गई थी। वो बस कॉफ़ी पी के ये व्यू देख रहा था। और उसके बाद जब वो लोग तीनों मिलके अपने मास्टर को मारने ही वाले थे, वहाँ पे वेनरू कहता है, तुम कितने भी बड़े हो जाओ या फिर तुम कितना भी सीख लो, मास्टर हमेशा मास्टर ही रहता है। ऐसा कह के वेनचाओ, वेनरूहान और जिनगोंग्याओ को वेनरू खुद ही मार डालता है। वेनरू कहता है, मैं जीत गया, अब मैं जिंदा रहूँगा, तुम मुझे छोड़ दोगे, जैसी बात हुई थी, है ना, है ना। वहाँ पे वो विभूषण के पैरों को पकड़ के ये पूछ रहा था। विभूषण उसे किक करता है और कहता है, ये बात तो मेरी वेनचाओ और वेनरूहान जिनगोंग्याओ से हुई थी, तुमको मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। विभूषण उसे ऊपर उठाता है और उसका गले को पकड़ लेता है बहुत टाइटली। विभूषण के नाखून बड़े हो जाते हैं, उसके वैम्पायर तेज विजिबल हो जाते हैं, जिसे देख के वहाँ पे वो सारे गुंडे डर जाते हैं और वो विभूषण से थोड़ा दूर हट जाते हैं। वहाँ पे विभूषण अपने वैम्पायर तीज को बाहर निकालता है और कहता है, वैसे बहुत टाइम हो गया मैंने किसी का ब्लड नहीं पिया। वो डरने लगता है कि तुम मेरा ब्लड नहीं पी सकते। अब विभूषण कहता है, मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है कि मैं तुम्हारी जैसी इल्ली का खून पीऊँगा। विभूषण उसे अपने हाथ रखता है और थोड़ी सी पावर का यूज़ करता है और उसका सर का भरता बना देता है। विभूषण ने बस थोड़ी सी पावर का यूज़ किया था और वेनरू का सर उसने फोड़ डाला था। वहाँ पे वेनरू का सर ऐसा ब्लास्ट हुआ था जैसे वो कोई बॉम्ब होगा। विभूषण उस मेंशन से बाहर आने लगता है और बाहर आते उस पूरे मेंशन में बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। इसका विभूषण एक टिश्यू से अपना हाथ पोंछता है, या फिर कहा जाए वहाँ पे कांपते हुए पैरों से दो गार्ड्स दो टिश्यू बॉक्स लेकर खड़े हुए थे और विभूषण ने बहुत सारे टिश्यूज़ बर्बाद कर दिए थे अपना हाथ कपड़े पर के ऊपर का ढेर सारा खून पोंछने में। विभूषण जाने से पहले उन सभी गार्ड्स की मेमोरी इरेज कर देता है कि इन्हें यहाँ पे कुछ भी याद ना रहे। विभूषण अब उड़ते हुए अपने मेंशन के ऊपर पहुंच चुका था। वो देखता है कि अभी भी ये गुंडे यहाँ पे भटक रहे हैं। विभूषण को समझ नहीं आता कि जब अब कुछ है ही नहीं तो ये कर क्या रहे। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी गुंडों को वैनिश कर डालता है। अब वो पूरे गायब हो चुके थे, अंदर घर में थे। उन्हें विभूषण कुछ नहीं करता है। अब शांति से उतरता है, उसके विंग्स अंदर करता है और अपने ड्रेस को और अपने आप को देखता है। क्या वो कुछ भूल रहा है अपने अंदर वैम्पायर? अब कुछ भी नहीं है। विभूषण अब डोर को किक मारता है, अंदर जाता है जहाँ पे वो गुंडे अब उसके तरफ आने लगते हैं। उनके हाथ में गन्स भी थी। विभूषण अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करता है और कहता है कि वैसे भी मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी बॉक्सिंग की, थोड़ा सा क्यों ना तुम पे ही ट्राई कर लिया जाए। और उन्हें एक एक करके पीटना चालू करता है। उन सबको पीट पीट के विभूषण अच्छी खासी समझ सिखा देता है और गुंडों का वहाँ ढेर बन गया था और उनके ऊपर विभूषण चढ़ के बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि बताओ क्या अब तुम किसी को किडनैप करोगे। वो लोग एक साथ कहते हैं कि नहीं बॉस। विभूषण कहता है वेरी गुड, तो तुम लोग अब से क्या करोगे।
वो कहते हैं बॉस बॉस आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। विवेशन कहता है वेरी गुड, तो अब जाओ और पूरा घर साफ करो, तुमने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया और मेरे लिए न्यू फ़ोन खरीद के लाओ क्योंकि तुम्हारे स्टूपिड मास्टर ने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया है। वहाँ पे वो लोग भागने लगते हैं। आधे गुंडे पूरा घर साफ कर रहे थे और वहाँ पे 4 गुंडे पता नहीं फ़ोन लेने क्यों गए थे। फ़ोन है भाई, कोई के अंतिम संस्कार की बॉडी थोड़ी ना जो 4 लोग लगेंगे लाने में। रोशन अब उन सबको ऊपर लटका हुआ देखता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पावर्स इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पे इन सभी को मालूम चल जाएगा उसकी आइडेंटिटी, और नहीं करेगा तो उन्हें नीचे कैसे उतारेगा। कोई रस्सी तो है नहीं जो उन्हें काट दे। पर शाओ चैन और शुयांग कहते हैं कि हम लोग इन्हें फ्री करा लेंगे। वो लोग अपनी पावर से सबको फ्री करा लेते हैं और अब सब लोग आते ही सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और वो लोग शाओ चैन और शुयांग से डरे हुए थे कि ये लोग वेयरवुल्फ से और वेवशान को भी उससे दूर रख रहे थे कि उसके पास मत जाओ, पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे। और वहाँ पे वेवशान कहता है कि डोंट वरी, अभी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हनुमान जी जो बहुत ज़्यादा हर्ट था वो पूछता है वेवशान से, क्यों, क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी, उन लोगों ने क्या तुम्हें कभी हर्ट किया है। वेवशान कहता है खुद की हालत देखो, क्या तुम्हें लगता है तुम हॉस्पिटल गए बिना ठीक हो सकते हो या फिर रिकवर कर सकते हो। तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, जो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है जो घर के अंदर तुम्हारा कोई इलाज होगा, तो चलो हॉस्पिटल। वेवशान अब सबको लेके हॉस्पिटल पहुँच जाता है क्योंकि सब लोग हर्ट थे। वहाँ पे सब लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे। वेवशान को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग शाओ शिचेन और शुयांग को ऐसे घूर क्यों रहे जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। जियांग चेंग जो वेवशान के बाजू में ही बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, वो वेवशान को पूछता है कि ये लोग तो वेयरवुल्व्स है ना, तो इनका ट्रीटमेंट ह्यूमन के हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है। वेवशान कहता है तो मैं इनका ट्रीटमेंट कहाँ करवाऊँ। वहाँ पे जियांग चेंग कहता है वैसे तो वेयरवुल्व्स भी एनिमल होते हैं, क्यों ना तुम इन्हें एनिमल्स के डॉक्टर के पास ले जाओ। वेवशान अपना सर पकड़ लेता है, हे भगवान, ये चीज़ सिर्फ यही सोच सकता है। कहता है खरोचे तो इंसान का डॉक्टर और जानवर का डॉक्टर दोनों हील कर सकता है ना, इसलिए मैं इनसे करवा रहा हूँ। अगली बार जब इन्हें ज़्यादा लगेगा मैं जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, ओके। जंग चंग कहता है फिर ठीक है। यहाँ पे लैनवांग जी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए वो 1 वीक तक उसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है और डॉक्टर को उस पर नज़र, क्योंकि यहाँ पे लैनवांग जी बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। उसे वेवशान के पास जानी थी और वेवशान यहाँ पे बार बार उसे अवॉइड कर रहा था कि ये इंसान पागल हो चुका है, यहाँ पे लगा इसको है। और बार बार हमेशा डॉक्टर जब इसका इलाज करता रहता है तो ये डॉक्टर उससे अलग अलग सवाल पूछता है और उन्हें अलग अलग टेस्ट सजेस्ट करता रहता है जो वो मुझ पे करें, जैसे मैं उनका कोई एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट हूँगा। मुझे कुछ लगा ही नहीं है तो मैं अपना ट्रीटमेंट किस बात पे कराऊँ, मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ पे 1 हफ्ते बाद अब वो वापस आ रहा है और मुझे पक्का मालूम है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे लैनवांग जी जैसे ही डिस्चार्ज की लैनवांग जी की खबर वेवशान तक पहुँची थी। वेवशान ने अपना घर पहुँच के सारे दरवाज़ों पे ना ताले मार दिए थे कि गलती से भी पर्सन अंदर ना आ जाए। वेवशान ने अपने कमरे में अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ था कि हे भगवान, बस ये इंसान मेरे पास ना। वेवशान मेरा फ़ोन स्विच ऑफ, डोर लॉक्स और लाइट्स बंद करके बैठा हुआ था। वहाँ पे उसके डोर पर नॉक होता है। वेवशान पूछता है कि कौन है। वहाँ पे आर्यन कहता है गगा मैं हूँ। वेवशान डोर खोलता है, आर्यन आता है और कहता है गगा आप कैसे छुप रहे हो। वेवशान कहता है एक मेंटल इंसान से, और यहाँ तुम भी यहीं रह लो वरना वो तुम्हें देखेगा तुम्हें भी अपने फालतू सवालों से ना पकड़ डालेगा। कहता है गगा कहीं आप लैन गगा की तो बात नहीं कर रहे। वेवशान कहता है कि बिल्कुल। फिर शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लैनवांग जी वेवशान के पास आता है, वो भी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर। वेवशान पूछता है कि ये सब क्या है। लैनवांग जी कहता है कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स। वेवशान कहता है मुझे अच्छे से याद है आज मेरा बर्थडे नहीं है। लैनवांग जी कहता है क्यों, बिना रीज़न हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते क्या। वेवशान अब वो गिफ्ट बॉक्स लेता है और खोल के देखता है कि उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल सा ना एक रोज़ पेंडेंट था जो बहुत ब्यूटीफुल था। वेवशान उस रोज़ पे हाथ फेर रहा था। लैनवांग जी कहता है संभल के। वेवशान कहता है क्यों, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे फूट जाएगा। लैनवांग जी कहता है कि हाँ, अगर तुमने इस रोज़ को अच्छे से दबा दिया ना और किसी के ऊपर फेंक दिया तो ये ब्लास्ट कर देगा, ये एक बॉम्ब है। वहाँ पे इतना सुनते ही वेवशान के हाथ से वो फ्लावर ही छूट जाता है। वहाँ पे वेवशान कहता है कि सच में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। कौन किसको बॉम्ब गिफ्ट में देता है, आर यू सीरियस। तुम इंसान ही हो ना, या फिर डॉक्टर्स तुम्हारा इलाज करते करते वो भूल गए कि तुम मेंटल भी हो। मेरे में ना साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। जी कहता है पर ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वेवशान कहता है
कि ये मुझे कौन ही हार्म करना चाहेगा। लैनवांग जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे। और लैनवांग जी के जितने भी गिफ्ट थे, रिंग हो, पेंडेंट हो या फिर कोई नेकलेस हो, वो सब के सब बॉम्ब से भरे हुए थे। तो अपना सर ही पकड़ लिया था कि ब्रोच के अंदर भी एक बॉम्ब। बाप रे बाप, ये इंसान सच में पागल है। यहाँ पे मैं रोज़ की ब्यूटी देख के उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि चलो इसे गिफ्ट देने की समझ है, पर हाँ मैं जान चुका हूँ इसे बिल्कुल भी गिफ्ट देने की समझ नहीं है और इसे बिल्कुल नहीं आता कि किसी को गिफ्ट कैसे दिया जाता है। लैनवांग जी अब विवेशन की आंखों के ऊपर पट्टी भी बांध देता। विवेशन कहता कि अब क्या है, ये मत कहना कि तुमने पूरी बॉम्ब की फैक्ट्रीज खोली जिसे तुम मुझे दिखाने ले जा रहे हो। लैनवांग जी कहता है तुम 2 सेकंड मेरे साथ तो चलो। आयन और लैनवांग जी विवेशन को लेकर एक जगह आते हैं। वहाँ पे विवेशन कहता है अब मैं आपकी पट्टी हटा लूँ। वो कहता है अभी नहीं, अभी और रुको। विवेशन फील करता है कि वो कार में बैठ के ड्राइव करके वो लोग कहीं जा रहे हैं। विवेशन पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर वो दोनों कुछ बताते ही नहीं है। और अब वो लोग पहुँचते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मिशन के बाहर। इसकी ब्यूटी ये खुद ही बता रही थी कि ये एक लैंड मिशन है, क्योंकि ये पूरा वाइट जेट की तरह था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल। और इसे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है, क्योंकि यहाँ पे वो एक फर्स्ट चाइम आया है। पूरा मेंशन बहुत ब्यूटीफुली सजा था। सब लोग इस मेंशन में थे। वहाँ पे वेशन को अब धीरे धीरे अंदर लाया जाता है, जहाँ पे पूरे फ्लोर्स में रोज़ पेटल्स बिछे हुए थे। वेशन रोज़ पेटल्स पे चलते हुए अंदर आता है, जहाँ बीच में बहुत बड़ा सा हार्ड ड्रॉ था, वो भी रोज़ पेटल्स थे। और सामने लैनवांग जी, उसके सामने घुटनों में नील जाम था। और वेशन की अब पट्टी वहाँ पे पीछे से आराम खोलता है। अब लैनवांग जी अपनी शर्ट्स की बटन खोलने लगता है। वेशन अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और कहता है यू शेम, क्या कर रहे हो। वहाँ पे लैनवांग जी उसे कहता है वुइंग अपना हाथ हटाओ। वेशन अब थोड़ा सा शर्माते हुए अपना हाथ अपने आंखों पर से हटाता है, तो वो देखता है लैनवांग जी ने अपने हाथ के ऊपर अब उसका नाम लिखवा रखा है, वो भी एक इन्फिनिटी लव साइन के साथ। लैनवांग जी वुइंग से कहता है कि मैं नहीं जानता कि कब, कहाँ, कैसे, बस मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, मैं इसे समझने में बहुत लेट हो गया हूँ। मैं अभी इतना कैपेबल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूँ, बट मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ तुमसे लॉयल रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी। क्या तुम मेरे साथ मेरे लाइफ टाइम में रहोगे, इस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ। मैं तुम्हें अपने हर लाइफ में अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मूविंग इन द क्यूट से लव कन्फेशन सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसे हाँ बोल देता है। और वही कहता है, जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है वही अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है मेरी एक शर्त है। वहाँ पर लैनवांग जी कहते हैं कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए। वही कहता है अगली बार से तुम मुझे गिफ्ट में बॉम्ब नहीं दोगे और प्लीज़ गिफ्ट खरीदने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लेना। वहाँ पे लैनवांग जी कहता है ओके, अब से मैं तुम्हें बॉम्ब्स नहीं दूंगा। और वही को अब वो रिंग पहना देता है। वही वो रिंग को देख रहा था जो बहुत ब्यूटीफुल थी। लैनवांग जी अब खड़ा होता है और उस रिंग बॉक्स में एक और रिंग था, वह उसे निकालता है और लैनवांग जी को पूछता है कहना है। लैनवांग जी हमें सर हिलाता है और वही अब उसे भी रिंग पहना देता है। वहाँ पर लैनवांग जी अब थाउजेंड्स ऑफ रेड रोजेस का एक बहुत बड़ा सा ना बुके लेकर आता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आज तक किसी भी इंसान ने 1000 ऑफ रेड रोजेस के साथ किसी को प्रपोज नहीं किया होगा। वहाँ पर लैनवांग जी वेशन को वो देते हुए कहता है लव यू। वहाँ पर वेशन में कहता है आई लव यू टू। और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीज़ें किसी से नहीं कही है और ना ही ऐसा सब कुछ देखा है। वहाँ पे रोशन ब्लश करते हुए कहता है कि वैसे ये आइडिया कौन का था। उसके दोनों चिक्स रेड पड़े हुए थे। हमें लैनवांग जी उसके पास जाता है, उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है तो ब्लश करते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। रोशन अपने फेस पे हाथ रख लेता है और कहता है तुम बस भी करो, ये सब तुम कहाँ से सीख रहे हो। ऐसी चैन और जैंग चैंग भी दोनों हाथ पकड़ के उन्हें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। वहाँ पर जैंग चैंग कहता है ये दोनों भी हमें लगा नहीं था साथ होंगे, पर साथ हैं और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। नैन्सी चैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारी तरह, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल। जैंग चैंग ये सुन के अब नैन्सी चैन को किस कर लेता है और वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। वहाँ पे न्योसन कहता है उफ मेरा दिल टूट रहा है, मैं सिंगल क्यों, मुझे मेरे सिंगल होने पे गुस्सा आ रहा है। वहाँ पे वी और कुकी भी एक दूसरे को देख रहे थे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और वो दोनों भी किस करने लगते हैं। वहाँ पे आरएम जेहोब और सब लोग शॉक थे कि ये दोनों कपल कब बने। वैसे
वो लोग इतने भी ज़्यादा शौक नहीं थे कि हाँ इन दोनों की हरकतें पहले से ही ऐसी थी। मुझे तो पहले ही डाउट था। जिन कहता है मुझे तो पहले ही मालूम था ये दोनों कपल ही हैं। हाँ भाई शुगा कहता है ओ सो तुम्हारी कौन है, या फिर कोई ओमेगा या अल्फ़ा। कहता है मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं किसी एक का होके नहीं बस सबका हो जाऊंगा। आई लव यू ऑल आर्मीज। शुगा कहता है मीचू म्याऊ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।